2024 का लोकसभा चुनाव देश की दहलीज पर खड़ा है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरोप और प्रत्यारोप भारतीय लोकतंत्र के चुनावों में ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। लोकसभा के चुनावों से पहले जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोपों के साथ साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। चलो, उपलब्धियां गिनाने तक तो ठीक है, मगर ये अब एक दूसरे के कार्यकाल को अपशब्दों से भी अलंकृत कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने कांग्रेस के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल को अर्थव्यवस्था की बदहाली के आधार पर विनाशकाल कहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए ने बीजेपी के 2014 से 2024 तक के कार्यकाल को अन्यायकाल की संज्ञा दी है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का या कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का। आज इस वीडियो में हम आंकड़ों और तथ्यों के साथ इस प्रश्न का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें, और अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। संभव हो तो चैनल ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपने और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी के कार्यकाल के दौरान की आर्थिक नीतियों की तुलना के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र में एनडीए ने 2004 से 2014 तक की यूपीए के कार्यकाल को विनाशकाल की संज्ञा दी तथा 2014 से 2024 तक के स्वयं के कार्यकाल को अमृतकाल कहा। वहीं एनडीए के इस फैसले के जवाब में कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर जारी किया और 2014 से 2024 तक के एनडीए के कार्यकाल को 10 साल अन्यायकाल की संज्ञा दी। इस बेहतर देखने की प्रतियोगिता पर मुझे एक शेर याद आता है, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाओ, कोई तुम्हें ऊंचा माने या ना माने खुद से ही मनवाओ। वैसे दोनों दस्तावेज 50 से 60 पन्ने के हैं और इनमें आंकड़े और चार्ट की मदद से आरोप और दावे किए गए हैं। खैर, बीजेपी ने अपने श्वेत पत्र में कांग्रेस पर बजट घाटे से भागने, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला जैसे कई घोटालों की एक श्रृंखला बनाने का आरोप लगाया और कहा कि इन घोटालों के कारण देश में निवेश की गति धीमी हुई, फलस्वरूप आर्थिक विकास पिछड़ता चला गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए एनडीए के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ने, नोटबंदी कराने और आधे अधूरे तरीके से जीएसटी व्यवस्था लागू करने जैसे विनाशकारी आर्थिक फैसले लेने का आरोप लगाया और कहा कि इन फैसलों से अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के अनुसार उसके दस्तावेज सत्ताधारी बीजेपी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्यायों पर केंद्रित हैं, जबकि सरकार का जारी श्वेत पत्र यूपीए सरकार की आर्थिक गलतियों पर रोशनी डालने तक सीमित है। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारी बेरोजगारी, नोटबंदी और आधे अधूरे तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी व्यवस्था लागू करने जैसे विनाशकारी आर्थिक फैसलों, अमीरों गरीबों के बीच बढ़ती खाई और निजी निवेश के कम होने का गवाह रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने बैड बैंक लोन में उछाल, बजट घाटे से भागना, कोयला से लेकर 2G स्पेक्ट्रम तक हर चीज के आवंटन में घोटालों की एक श्रृंखला और फैसला लेने में अक्षमता जैसे कई आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इसकी वजह से देश में निवेश की गति धीमी हुई है। विभिन्न विश्लेषकों से शायद ये बात पता चले कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के बारे में जो दावे कर रही हैं, कुछ हद तक वो सही बातें भी हैं। दोनों ओर के आरोपों में कुछ सच्चाई है। दोनों ने बुरे फैसले लिए, कांग्रेस ने टेलीकॉम और कोयला में और बीजेपी ने नोटबंदी में। यूपीए और एनडीए के एक दूसरे पर लगाए गए आरोप सत्य हैं या भ्रामक, इसके लिए हमने सबसे पहले दोनों पार्टियों के पिछले 10-10 वर्षों के दौरान लिए गए आर्थिक फैसलों का आंकड़ों सहित अध्ययन किया और आज हम इन आंकड़ों का विस्तृत विवरण आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप स्वयं में ये फैसला ले सकते हैं कि किसका 10 वर्ष का कार्यकाल बेहतर रहा, यूपीए का 2004 से 2014 तक का
या फिर एनडीए का 2014 से 2024 तक का? सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। आईएमएफ के अनुसार यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 2008-9 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट को छोड़ दिया जाए तो औसत जीडीपी दर 8.1 रही। आपको बता दें 2008-9 के दौरान पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई थी और लगभग आर्थिक गतिविधियां स्थिर हो गई थी, जबकि एनडीए के 10 वर्षों के कार्यकाल में 2020-21 में कोविड महामारी को छोड़ दिया जाए तो औसत जीडीपी दर 7.1 रही, जो कि यूपीए के कार्यकाल की जीडीपी से 1% कम रही। लेकिन सच यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक संकट के मुकाबले कोविड महामारी के कहर का असर अधिक था। इसलिए ताज्जुब नहीं कि एनडीए सरकार के दौरान एक दशक का जीडीपी औसत कम रहा। कोविड ने अर्थव्यवस्था के सामने जो बाधा पैदा की वो बहुत बड़ी थी। इस महामारी ने इस दशक के दौरान कुछ सालों के लिए अर्थव्यवस्था की गति को पूरी तरह से धीमा कर दिया था। अब बात करते हैं भारतीय युवाओं की मुख्य आवश्यकता रोजगार की। विश्लेषकों का मानना है कि रोजगार देने के मामले में बीजेपी सरकारों का अभी तक का इतिहास बहुत काला रहा है। सच क्या है, इसकी वास्तविकता जानने के लिए हमने सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी के प्रोविस आईक्यू डेटाबेस का अध्ययन किया और पाया कि यूपीए के कार्यकाल के अंतिम वर्ष जनवरी 2014 में बेरोजगारी दर 5.42% थी, जबकि एनडीए के कार्यकाल के अंतिम वर्ष जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.57% हो गई है। देखा जाए तो ये बेरोजगारी दर अब भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि एनडीए सरकार ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1 पर थी। प्यू रिसर्च के अनुसार 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग के 1/3 शामिल हैं। हालांकि ये एक बात और कंफ्यूजन पैदा करती है कि गरीबी के आंकड़े विभिन्न माध्यम से देखा जाए तो कई बार अलग अलग दिखाई देते हैं। उसका आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत में मोदी सरकार के द्वारा 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हर साल देश की अर्थव्यवस्था को 2 करोड़ नौकरियां चाहिए, लेकिन भारत में बीते दशक में हर साल केवल 43 लाख नौकरियां ही पैदा हुई। इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि वर्तमान मोदी सरकार पूर्व की मनमोहन सरकार से रोजगार देने के मामले में काफी पीछे रही। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार निर्यात की। कहते हैं जिस देश में निर्यात अधिक और आयात कम होते हैं वहां की अर्थव्यवस्था संपन्न अर्थव्यवस्था मानी जाती है। चलो देखते हैं यूपीए और एनडीए के कार्यकालों में किसके समय निर्यात अधिक रहा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार जहां 2004 में भारत से निर्यात 80 अरब डॉलर का होता था, वह 10 सालों में 3.5 गुना बढ़कर 2014 तक 300 अरब डॉलर का हो गया। फिर 2014 में एनडीए का कार्यकाल आया और उसके 10 सालों के दौरान निर्यात 300 अरब डॉलर से बढ़कर 437 अरब डॉलर तक ही पहुंच पाया। यानी निर्यात में मात्र 1.5 गुना की वृद्धि हुई, अर्थात यूपीए के समय के आधे। ये दोनों ही कई कारकों की वजह से हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और फैक्ट्रियों के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिलने में मुश्किलें। साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि भारत उस तरह वैश्विक व्यापार से नहीं जुड़ा है जैसा उसे होना चाहिए। लंबे समय से ये कारक देश के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात वृद्धि को कम रखने का कारण रहे हैं। देखा जाए तो यूपीए की तुलना में एनडीए इस मोर्चे पर भी असफल रहा है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी देश के नागरिकों की। किसी देश के समृद्ध नागरिक वहां के लिए संसाधन माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण यूएनडीपी विभिन्न देशों के लिए मानव विकास सूचकांक जारी करता है। यह सूचकांक किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर पर आधारित होता है। इस सूचकांक में देशों को रैंक दी जाती है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में जहां 2004 में भारत विश्व के 191 देशों में 131वें स्थान पर था, वहीं आज 20 साल गुजरने पर भी हम एक स्थान नीचे गिरकर 2023 में 132वें स्थान पर खड़े हैं, जो कि देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि फिजिकल कैपिटल बनाने में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनाने में और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भारत में कुपोषण अफ्रीकी देशों के कुछ हिस्सों से भी
अधिक था। यह ऐसे देश के लिए अस्वीकार्य है जिसकी विकास दर दुनिया के अधिकांश हिस्से को पीछे छोड़ रही है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI के मामले में भी एनडीए का प्रदर्शन यूपीए के मुकाबले बुरा रहा। यह सूचकांक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, शिक्षा तक पहुंच और व्यक्ति के जीवन स्तर में प्रगति का मानक है। 2004 से 13 के बीच भारत के HDI मूल्य में 15% का सुधार हुआ। हालांकि यूएनडीपी के अनुसार 14 और 21 के बीच उसमें केवल 2% का सुधार हुआ। अगर कोविड महामारी के 2 सालों को छोड़ भी दिया जाए तो भी 2019 तक HDI में यूपीए के 5 सालों के 7% के मुकाबले केवल 4% का सुधार रहा। अब बात पूंजीगत निर्माण को लेकर। मोदी सरकार ने पूर्व की मनमोहन सरकार से सड़क निर्माण जैसे पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च किया। बात करें यूपीए सरकार के 10 सालों की तो इस दौरान 10 सालों में सिर्फ 27,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, जबकि इस मामले में मोदी सरकार के 10 साल बेहतर साबित हुए। मोदी सरकार के 10 सालों में 54,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो एनडीए के शासनकाल में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा होता है उसमें कमी आई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जिन 10 सालों में यूपीए सरकार सत्ता में थी उन सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का औसत 15 से 17% के बीच था। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में मेक इन इंडिया जैसी मुहिम और उत्पादन से जुड़ी छूट पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी 2022 के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा गिरकर 13% आ गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत श्वेत पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के कार्यकाल के 10 वर्षों में देश का आर्थिक प्रदर्शन यूपीए के सरकार के 10 वर्षों की तुलना में बेहतर रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 10 वर्षों में हालात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन सरकारी ऋण और आम सरकारी घाटा ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 23-24 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसका संशोधित अनुमान 5.8% के स्तर पर रहा, जबकि 13-14 में यह 4.4 के स्तर पर था। ऐसा मोटे तौर पर इसलिए हुआ कि कोविड-19 ने कई तरह की बाधाएं पैदा की थी। बहरहाल एक तथ्य यह भी है कि यूपीए सरकार को भी 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से जूझना पड़ा था, जिसकी वजह से राजकोषीय घाटे में काफी इजाफा हुआ था। पर सच ये भी है कि कोविड-19 महामारी का आर्थिक प्रभाव कहीं अधिक गहरा था। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 24-25 में जीडीपी के 3.4% के स्तर पर है। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी बल्कि सरकार को समय के साथ व्यय को सीमित करने का अवसर भी मिलेगा। एक बार निजी निवेश की गति पकड़ने के बाद सरकार पूंजीगत व्यय कम कर सकती है और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर विचार कर सकती है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 23-24 में यह कुल व्यय 28% था, जबकि 13-14 में यह उसके केवल 16% था। इस बीच एनडीए सरकार का राजस्व व्यय यूपीए की तुलना में धीमी गति से बढ़ा है। राजस्व व्यय में एनडीए के कार्यकाल में सालाना 9.9% की दर से वृद्धि हुई, जबकि उससे पहले के 10 वर्षों में यह 14.2% की दर से बढ़ा था। अब कुछ और बिंदुओं पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला, मुद्रास्फीति, जो तब फाइनेंशियल ईयर 2004 से फाइनेंशियल ईयर 2014 के बीच मुद्रास्फीति का CAGR 8.2% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2023 के बीच मुद्रास्फीति का CAGR 5% रहा। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कैपिटा वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 के बीच तब $3,889 था, जबकि वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 के बीच ये 6,016 रहा। वित्त वर्ष 2014 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय तब 1.7% था, जबकि वित्त वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय अब 3.2% है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तब 305 बिलियन था, जबकि अब 596.5 बिलियन है। बहुआयामी गरीबी 2013-14 के अंत तक तब 29.2% थी, जबकि अब 2023 के अंत तक अनुमानित 11.3% है। अप्रत्यक्ष कर की दर तब 15% और अब 12.2% तक है। स्टार्टअप की संख्या 2014 तक तब मात्र 350 थी, जबकि 31 दिसंबर 2023 तक इनकी संख्या अब जबरदस्त तरीके से बढ़कर 1,17,257 हो गई है।
मेट्रो रेल वाले शहरों की संख्या 2014 के अंत तक सिर्फ 5 थी, जबकि 2023 के अंत तक यह संख्या 20 हो गई है। राजमार्ग निर्माण की गति 2013-14 में तब 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जबकि 2022-23 में गति 28 किलोमीटर प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2005 और वित्तीय वर्ष 2014 के बीच देश में रेल दुर्घटनाओं की औसत संख्या 233 थी, जो वित्त वर्ष 2015 और वित्तीय वर्ष 2023 के बीच दुर्घटनाओं की औसत घटकर संख्या 34 हो गई है। 2014 तक विद्युतीकृत ब्रॉड गेजरोल नेटवर्क 21.8 हजार किलोमीटर थी, जो अब 60.8 हजार किलोमीटर है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 के अंत तक 74 थी, जबकि 2024 तक यह संख्या 149 है। कुल स्थापित बिजली क्षमता मार्च 2014 तक 249 गीगावाट थी, जो अब दिसंबर 2023 तक 429 गीगावाट है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें आप दोनों सरकारों के कामकाज का आकलन कर सकते हैं। इस तरह हमने एनडीए और यूपीए के कार्यकाल के 10 सालों की आर्थिक नीतियों का विवरण आपके समक्ष रखा है, पूरे आंकड़ों और तथ्यों के साथ। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि किसका कार्यकाल बेहतर रहा है, 2004 से 2014 यूपीए का, या फिर 2014 से और 2024 तक का एनडीए का, यानी नरेंद्र मोदी सरकार का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वैसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में इस वीडियो के बाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस वीडियो के अंत में ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवाल भेजें, हम उनके जवाब पूरे तथ्यों के साथ आपको देंगे, क्योंकि गोद में हम किसी की भी नहीं बैठे हैं, फिर चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।